लास्ट लेक्चर में हम लोग रूट फंक्शन पढ़े थे, कुछ पावर फंक्शन का भी पार्ट पढ़े थे। रूट फंक्शन के बाद से कुछ हम लोग बात करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के रूट फंक्शंस हैं जो थोड़ा सा मेमोरी में आप ध्यान में रखेंगे अपने, यह समझने की कोशिश करते हैं रूट फंक्शन के बारे में थोड़ा। जैसे हम लोग एक सर्कल उठाते हैं, सर्कल का इक्वेशन मालूम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का, ठीक है। इसका आपको फिगर भी याद होगा, कैसा ये सर्कल होता है। ये एक सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है और जिसकी रेडियस क्या होती है, ए। क्लियर है। ऐसे ये बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अभी फ़िलहाल अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ कि यहाँ जो ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसका ग्राफ है, क्या ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है, तो आप ज़रा फर्स्ट वाला वीडियो देखना। फर्स्ट वाला वीडियो अगर आप कंटिन्यूटी में देखते आ रहे होंगे तो आपको दिखा होगा कि कोई भी कर्व किसी फंक्शन का कर्व तब कहलाता है जब कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन उसको केवल एक पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो ऐसी सिचुएशन में हम उस कर्व को फंक्शन का कर्व नहीं कहते। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें इस सर्कल के स्ट्रक्चर की, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी लाइन लेंगे तो वो लाइन इसको देखो कितने पॉइंट पे कट करेगी बेटा, एक यहाँ पे कट करेगी और एक यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स पर इस कर्व को कट कर रही है। इसलिए फिलहाल तो ये कर्व जो यहाँ पर फिगर आपके सामने जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये फंक्शन तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। उसका पीछे रीजन उसके क्या है, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमको y की दो वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और हमने बोला था कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, तभी हम उसको फंक्शन बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ये फंक्शन किसी तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा चलो अब एक बात करते हैं इसमें। अगर हम इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखें, कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं किया हमने, केवल सब्जेक्ट चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर को उठा करके राइट हैंड साइड में लेते गए। अब यहाँ पर अपने पास जो कर्व आया, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका भी फिगर यही बनेगा, इसका भी फिगर यही बनेगा। क्यों? सब्जेक्ट चेंज करने से इसके फिगर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम फिर बात करते हैं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू इसको प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका भी जो फिगर बनेगा वो यही बनेगा, इसका भी फिगर यही बनेगा। देखो क्या किया, कुछ नहीं, उसी कर्व को केवल सिंप्लीफाई करते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको दो तरीके से सोचते हैं, दो चीज़ें अपने को मिल गई यहाँ पे। अब अगर थोड़ा सा मॉनिटरिंग की जाए ध्यान से तो हमको देखने को मिलेगा कि एक वैल्यू हमको मिली है y इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू अपने को मिली है y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ को अगर ध्यान से देखा जाए तो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं कि ये अंडर रूट के साथ जो वैल्यूज़ आती हैं ये टोटल वैल्यूज़ ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं। और यहाँ चूंकि बाहर माइनस लग गया और ये अंदर ये पूरी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये वाला जो क्वांटिटी है माइनस, इसको ऑलवेज माइनस रखेगा। मतलब यहाँ पर जो हमने पहला वाला पॉइंट y लिखा, वो y ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब वो है तो इसी का पार्ट, क्योंकि ये दोनों मिलकर के ये कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस कर्व में से वो वाला पार्ट जिसका y ऑलवेज पॉजिटिव है अगर हम उठा लें, तो किसका y ऑलवेज पॉजिटिव, y ऑलवेज पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला स्ट्रक्चर। ये वाला जो इस कर्व का पार्ट मिलेगा, जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है, तो इसका जो पार्ट हम उठाएंगे तो ये पार्ट हमारा इसका कर्व कहलाएगा। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ये नीचे वाला पार्ट होगा, क्योंकि ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के नीचे वाली बात होगी और यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर वाली बात होगी। तो अब इस कर्व को अगर देखा जाए और अब तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ ये दोनों अलग अलग फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, तो दोनों सेपरेटली अगर देखा जाए तो ये हमारा जो ग्राफ है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को हमेशा केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ये वाला भी कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन को हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर अब ये दोनों अलग अलग सेपरेटली क्या बन गए, दोनों सेपरेटली फंक्शन बन गए। बात समझ में आ गई। यहाँ से हमको क्या फ़ायदा एक और मिला होगा, ध्यान से देखना। अब
अब अगर हम इसको फंक्शन बोल दिए तो इसका डोमेन और रेंज अगर डिसाइड करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसका डोमेन रेंज डिसाइड कैसे होता है? तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हमने आपको क्या बता रखा है कि कर्व से कैसे बताते हैं। तो ग्राफ में हमारा फंक्शन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक एक्स एक्सिस पर गया है, तो एक्स एक्सिस पर हमारा ग्राफ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जा रहा है, और ये वाला पॉइंट मेरा -a0 होता है, सर्कल से हम लोग जानते हैं, और ये वाला पॉइंट हमारा a0 होता है। तो -a से लेकर a तक इसका डोमेन हो गया। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? -a क्लोज से a क्लोज तक। इसके रेंज की अगर बात करें, इसका रेंज कितना होगा? तो रेंज y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। y एक्सिस पर हमारा कर्व कहाँ से कहाँ गया? तो देखो यहाँ पर ये जीरो के नीचे नहीं आया है, जीरो के ऊपर है, और जीरो के ऊपर कहाँ तक गया? तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 और a होता है, ये आपको पता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इसका रेंज जो है वो 0 से लेकर a तक हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर डोमेन और रेंज की बात की जाए इस पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा? तो वही हो जाएगा -a से लेकर a तक। और यहाँ पर अगर रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन -a से 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये -0 -a पॉइंट है, तो y की वैल्यू -a से लेकर 0 तक चल रही है, ये वाला पार्ट। तो इसलिए इसका रेंज -a से 0 और डोमेन हमारा -a से a हो जाएगा। सिमिलर ऑर्डर में अगर हम एक पैराबोला लेकर के बात करते हैं, एक पैराबोला अगर ले लें, कोई भी एक पैराबोला ले लो, ढेर सारा पैराबोला पढ़े हुए हो, तो एक पैराबोला जैसे हम लोग ये वाला पढ़े हुए हैं, स्पेशली ज़्यादा यूज़ करते हैं, y² = 4ax वाला। इस पैराबोला का अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए तो सबको मालूम होगा, क्लास 11th में हम लोग इलिप्स, पैराबोला, सर्कल सब पढ़े हुए हैं। तो इसका फिगर इस तरीके का कुछ बनता है। फिलहाल इसको देख करके आप ये समझ गए होंगे कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू मिलेगी। देख रहे हो, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो इसको कितने पॉइंट पे कट करता है? इसको 2 पॉइंट पे कट करता है, कट कर रहा है 2 पॉइंट पर। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो फिलहाल ये फंक्शन नहीं है। थोड़ा सा इस पे भी हम काम करते हैं, जैसे सर्कल वाले पे काम किए, इस पे अगर हम काम करेंगे तो यहाँ से हमको एक वैल्यू क्या मिलेगी? y +2√ax, और यहाँ से एक वैल्यू हमको क्या मिलेगी? y -2√ax। सिमिलर जैसे ऊपर किए थे। तो यहाँ पर अब हमको जो फर्स्ट वाला कर्व मिलेगा वो कैसा स्ट्रक्चर रखेगा? वो हमेशा y की पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, मतलब ये वाला फॉर्म मिलेगा। और जो दूसरा वाला होगा माइनस वाला, उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो उसका ग्राफ हमेशा ये वाला पार्ट बनेगा। ठीक, यहाँ पे अब डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ में x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हर जगह ग्राफ है। और y की वैल्यू भी यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगी, क्या वैल्यू देगा? वो भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक देगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे ओपन लगाते हैं। यहाँ पे डोमेन की बात करें तो यहाँ डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। और यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? ज़रा सोच के बोलो। यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन =−∞ से लेकर 0 तक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इलिप्स के लिए भी ले सकते हैं। हम अगर कोई इलिप्स इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लें, इलिप्स के लिए अगर बात करें, और इक्वेशन इलिप्स का आपको पता है, तो इलिप्स की अगर बात करेंगे तो इलिप्स में भी हमको इक्वेशन क्या मिलता है? x² / a² + y² / b² = 1। यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमको y का वैल्यू मिलेगा +-b/a अंडर रूट में a² - x², ऐसा ही कुछ मिलेगा। यहाँ भी दो चीज़ें मिली। दो चीज़ें कौन कौन सी? एक पॉजिटिव वाला, एक निगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला मतलब ये वाला पार्ट हो गया, निगेटिव वाले का मतलब ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम हाइपरबोला में भी काम कर सकते हैं। हाइपरबोला का भी स्ट्रक्चर आपको मालूम है। हाइपरबोला का भी स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इस तरीके से हाइपरबोला बनता है। हाइपरबोला में भी हम प्लस वाला लेंगे तो ऊपर वाला लेंगे, माइनस वाला लेंगे तो नीचे वाला लेंगे। डोमेन और रेंज डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी हम लोग रूट फंक्शन को टैकल करते हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप के रूट फंक्शंस थे, दिमाग में इनको रखिएगा। तो ये फंक्शन शुरू में नहीं थे, ये शुरू में फंक्शन नहीं थे। हमने इस इक्वेशंस को फंक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? तो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट, y का पॉजिटिव वाला पार्ट अलग कर लिया और y का निगेटिव वाला पार्ट अलग कर लिया। तो ये सारे के सारे कर्व एक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और उसमें कन्वर्ट करने के बाद उसका डोमेन और रेंज भी ग्राफिकल मेथड से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ शायद क्लियर हो गई, बात समझ में आ गया। रूट फंक्शन हम लोग पहले ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो लास्ट क्लास में हमने उसका वीडियो भी दे दिया था। अब यहाँ पर हम लोग अगला फंक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है।
तो ये है हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। 1/x यानी रेसिप्रोकल। इनवर्स फंक्शन अलग चीज़ है, रेसिप्रोकल फंक्शन अलग चीज़ है, ये थोड़ा अपने दिमाग में बैठा लेना। अभी तक हम लोग क्लास 10 तक इनवर्स और रेसिप्रोकल लगभग एक ही जगह यूज़ किया करते थे। किसी नंबर का इनवर्स बोलता था, किसी नंबर का रेसिप्रोकल बोलता था, दोनों काम में हम वही काम किया करते थे, ठीक है। बट यहाँ पर आप थोड़ा सा दोनों में चेंज रखना, दिमाग में अपने रखना। इनवर्स फंक्शन अलग चीज़ है, रेसिप्रोकल फंक्शन अलग चीज़ है। लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने इनवर्स फंक्शन पे चर्चा भी की थी। इनवर्स फंक्शन एक पर्टिकुलर हेडिंग हम लोग को पढ़नी है, इसी चैप्टर में हम लोग फंक्शन के ही अंदर इनवर्स फंक्शन को डिटेल में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे और हमको क्लियर हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल आप ये दिमाग में रखो कि रेसिप्रोकल और इनवर्स ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ भी हम लोग फिलहाल रेसिप्रोकल फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x को देखते हुए हम बहुत सी बातें यहाँ से समझ रहे हैं। पहली चीज़ तो हमने ये समझ लिया कि x की वैल्यू बच्चा जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये x की हर वैल्यू के लिए तो ट्रू है, लेकिन x बराबर जीरो रखने पे गड़बड़ हो जा रहा है। और हमने आपको बताया था किसी भी फंक्शन का डोमेन तो वही होता है कि वो वैल्यू x की जो हम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ऑल द रियल नंबर, लेकिन हमारे साथ एक रिस्ट्रिक्शन क्या लग गया कि हम यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते। तो ऑल द रियल नंबर में से जीरो माइनस कर देंगे तो ये हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। चलो अब ग्राफिकली थोड़ा सा हम बातों को समझने का कोशिश करते हैं ग्राफ से। तो y इज इक्वल टू 1/x अगर हम फंक्शन ले लें, हमने पहले भी बता रखा है कि जिस फंक्शन का ग्राफ बनाने जाएंगे हम एफ एक्स की जगह y लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1/x हमारा जो फंक्शन आया, इस फंक्शन को अगर गौर से देखा जाए तो अब हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। x की जगह -x रखने पर हमारा f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -f(x) हो जाएगा। तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑड। ऑड फंक्शन की कहानी हमको पता है कैसी होती है, सिमेट्रिक। कैसी सिमेट्रिक ग्राफ कैसा होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब देखो, अब एक चीज और देखो, x के प्लेस पर जब हम जीरो रखते हैं जबरदस्ती, माने हम रख ही दे कि नहीं हम x के प्लेस पे जीरो रखेंगे, हालांकि रखना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती x के प्लेस पे जीरो रखता है तो हमको होगा क्या, हमको y की वैल्यू प्लस या माइनस इन्फिनिटी मिलेगी। देखो x के जगह जब तुम जीरो रखोगे तो y की वैल्यू 1/0 यानी इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ याद आ रहा है क्या पुराना, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई। हमने एसिम्प्टोट की बात की थी, शायद आपको याद होगा। x की कोई वैल्यू रखने पर अगर y इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाता है तो उस सिचुएशन में x की जो वो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, वर्टिकल। याद आ गया, वर्टिकल एसिम्प्टोट कहलाती है। क्लियर है? वेरी गुड। साथ ही साथ हमने एक चीज और बताया था आपको कि अगर आपके कर्व में x है और आप अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हो, याद है लिमिट का कॉन्सेप्ट हमने समझाया था, x के प्लेस पर इन्फिनिटी रखने पर जो y की वैल्यू मिलती है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर हम x के जगह इन्फिनिटी रखें, अब हमने पहले ही बता रखा है कि इन्फिनिटी हम रख नहीं पाते डायरेक्टली, इन्फिनिटी को हमें लिमिट के साथ अप्लाई करना पड़ता है, टेंड्स टू करके। तो जब ये x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो यहाँ हम कोई काम तो कर नहीं पाएंगे, यहाँ कोई काम नहीं कर सकते, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहाँ पर जब पढ़े थे तो बोले थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, फिर बाद में जो बचेगा वो रिजल्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर तो बचा हुआ ही आइटम ही रखा हुआ है, यहाँ क्या चीज़ कॉमन लेना है, क्या चीज़ कैंसिल आउट करना है। तो लास्टली हमको तो 1/x ही मिलेगा और मजबूरी है हमको यहीं पे इन्फिनिटी को चांस देना पड़ेगा। और जैसे ही हम इन्फिनिटी x के प्लेस पे रखेंगे वैल्यू 1/∞ यानी जीरो हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि x जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था तो y हमारा जीरो की तरफ जा रहा था, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो रहा हो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जीरो क्या हो गया, y इज इक्वल टू जीरो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। दैट्स क्लियर, सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट वाली कहानी। अब यहाँ पर प्रयास करो कि हम इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालें या इसका शेप निकालें या जुगाड़ लगाएं। चलो हम जुगाड़ से इसको करते हैं।
हर जगह देखो डिफ्रेंसिएशन करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, टाइम वेस्ट होता है ना, तो कुछ हम लोग प्लान आउट करेंगे ग्राफ को ड्रॉ करने का। यहाँ पे हम लोग एक प्लान बनाते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने का। ठीक, बिना डिफ्रेंसिएशन के, बिना डबल डिफ्रेंसिएशन के हम आइडिया लगाएंगे। हम रफ ग्राफ ड्रॉ बना रहे कर रहे हैं, एक आइडिया लगा के ग्राफ बनाते हैं। देखो आइडिया कैसे लगाया जाता है। तो यहां पर देखो आइडिया क्या है हमारा, ये वाई एक्सिस जो है यही क्या है, इसी वाई एक्सिस को x बराबर 0 बोला जाता है और x एक्सिस को y बराबर 0 बोला जाता है। तो x बराबर 0 हमारा वर्टिकल एसिम्टोट, मतलब y एक्सिस ही हमारा वर्टिकल एसिम्टोट है, और y इज इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है, मतलब x एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है। ठीक, चलो यहां पे अगर हम देखें तो हमारा जब x 0 की तरफ जाएगा, मतलब हम जब 0 के पास रहेंगे, कहां पर, x एक्सिस में। x एक्सिस में जब हम 0 के पास रहेंगे तो 0 पर तो हम जा नहीं सकते, पहली शर्त है 0 के पास रहने का मतलब क्या है, हम 0 के पास इधर से भी रह सकते हैं और 0 के पास इधर से भी रह सकते हैं। 0 के पास रहने का दो तरीका है, या तो हम 0 के लेफ्ट में खड़े हो जाएं या तो 0 के राइट में खड़े हो जाएं। तो अगर हम 0 के राइट में खड़े होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम पॉजिटिव साइड में हैं, और 0 के पास जब हम जाते हैं, मतलब x जब 0 की तरफ टेंड करता है, x जब 0 की तरफ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको y की वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है। x 0 हम रख नहीं सकते, x टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, x 0 की तरफ जा रहा है, तो x जब 0 की तरफ जाएगा ऐसे में हमको y की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी, मतलब हम यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, हम कहाँ हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम पहुँच गए। इसके बाद जब y 0 होगा, जब y 0 होगा तो x इन्फिनिटी रहेगा। y 0 मतलब ये, तो y जब के पास, जब हम 0 के पास खड़े रहेंगे, मान लो ये हमारा 0 है, y हमारा 0 पे के पास है, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा x इन्फिनिटी रहेगा। ठीक, और हमको ये पता है कि हमारी ये दोनों लाइन एसिम्टोट हैं। अब सोचो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है और ऐसे जाना है कि ये दोनों लाइन एसिम्टोट हों, तो तुम जरा रफली सोचो, अगर हम ग्राफ ऐसे बना देंगे तो एसिम्टोट बन जाएगा क्या, वो तो कट जाएगा। तो इन दोनों को एसिम्टोट बनाए रखने के लिए हम सीधी लाइन में भी नहीं चल सकते, कॉनकेव डाउन भी नहीं चल सकते। अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारा ये कर्व जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को काट देगा, हमें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इन्फिनिटी पे जाना है। तो एक ही रास्ता बनता है कि ग्राफ इस तरीके का बन जाए। तो हमको बिना स्ट्रक्चर निकाले, कुछ भी बिना किए, हमको पता चल गया कि ग्राफ का फिगर ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि हमारा ग्राफ यहाँ भी एसिम्टोट बना रहा है, इसके साथ भी एसिम्टोट बना रहा है, ये स्ट्रक्चर बनेगा और बाकी काम ऑड फंक्शन कर देगा। ये फंक्शन ऑड है तो सिमेट्री के अबाउट ओरिजिन होगा, तो बाकी ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक अपोजिट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ये किसका ग्राफ बन गया, बात समझ में आ गई। ये किसका ग्राफ हुआ, ये 1/x का ग्राफ कहलाता है, y इज इक्वल टू। ठीक है, इस ग्राफ में देखो शुरू में भी एक चीज़ सोच सकते थे, जब x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, जब x निगेटिव होगा तो y भी निगेटिव होगा। ये बात समझ में आई, यानी हमारा ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनेगा। यही हमारा ग्राफ हो गया। इसका डोमेन और रेंज तुम देख रहे हो, डोमेन मतलब x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू। तो डोमेन तो हम हालांकि पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ग्राफिकली भी देख लो, तुम्हारा x की हर जगह ग्राफ मिल रहा है, x की हर वैल्यू पर ग्राफ मिल रहा है, देख रहे हो, लेकिन 0 पर ग्राफ नहीं है, ना तो नीचे कहीं ग्राफ दिखाई दे रहा है, ना ऊपर कहीं ग्राफ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद मिलना शुरू हो गया, मतलब x की हर वैल्यू, मतलब ऑल द रियल नंबर पे मिल रहा है, बस 0 पे नहीं मिल रहा है। इसी तरह अगर रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करें तो y एक्सिस पे देखो तुमको हर जगह ग्राफ मिल रहा है, देख रहे हो, ये ग्राफ y की हर वैल्यू पे मिल रहा है, 0 पे कहीं ग्राफ नहीं है, फिर उसके ऊपर भी हर जगह मिल रहा है। इसका मतलब इसका रेंज भी ऑल द रियल नंबर हो जाएगा, बस 0 नहीं होगा। y की सारी वैल्यू मिलेगी, बस 0 नहीं मिलेगी। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई डोमेन और रेंज की। इसी फंक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते थे, अगर मान लो हमसे बोल देता कि हमारा फंक्शन f(x) इज इक्वल टू -1/x है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए अलग से हम लोगों को रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा केस है। ग्राफ में हुआ क्या यहाँ पर, हालांकि अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिकली आप एक चीज़ अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो x है जब पॉजिटिव होगा ना बेटा तो y निगेटिव हो जाएगा, और x निगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पर जो मेरा ग्राफ बनने जा रहा है, x के पॉजिटिव होने पर y निगेटिव हो रहा है और x के निगेटिव होने पर y पॉजिटिव हो रहा है। अब x पॉजिटिव y निगेटिव और x निगेटिव y पॉजिटिव, ये कहाँ होता है, तो ये होता है फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कुछ नहीं करना, बस ग्राफ हमारा जो होगा
वो कहाँ बन जाएगा, वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाएगा, मतलब यहाँ पर इधर बन जाएगा और यहाँ पर इधर बन जाएगा। बाकी अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल में आगे भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर हमको इसका डोमेन और रेंज भी मिल गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अब हम देखो फोटो देख करके डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाला नहीं है, लेकिन अब हम फोटो देख करके बता सकते हैं कि ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है। मतलब फिगर का एक रफ आइडिया लग गया। तो अब हम बिना डिफ्रेंसिएशन के वो डिफ्रेंसिएशन वाली भी कहानी डिस्कस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखो जरा ग्राफ में, यहाँ पे देखो x जब आगे बढ़ रहा है तो y की वैल्यू घट रही है, देखो तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी देखो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो 1/x कैसा ग्राफ होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे डिक्रीजिंग होता है, हमेशा। हमेशा मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, अपने डोमेन के अंदर हमेशा ये डिक्रीजिंग होगा। साथ ही साथ आप एक चीज और देख रहे हो, ग्राफ कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। तो जब तुम्हारा x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव मतलब जीरो के इधर वाला ग्राफ देखो, तो फिगर तुम्हारा कटोरी खुली है ऊपर की तरफ है, यानी फिगर तुम्हारा कॉनकेव अप है। और जब x तुम्हारा निगेटिव है तो ग्राफ कैसा है, कॉनकेव डाउन है। बिना डिफ्रेंसिएशन के ये पता चल गया। ये काम हम डिफ्रेंसिएशन से भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ आइडिया लगा के ग्राफ बनाया। मान लो हमको अगर डिफ्रेंसिएशन से ग्राफ बनाना होता तो हम पहले dy/dx निकालते तो वैल्यू इसकी डिफ्रेंसिएशन की -1/x² आती कि नहीं आती, बोलो। 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² हो गया। अब ये जो -1/x² है ये कैसा फंक्शन है, ये निगेटिव फंक्शन है। 1/x² तो पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर माइनस लग गया, मतलब ये निगेटिव है। और डिफरेंशिएशन निगेटिव का मतलब ग्राफ कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। हमने आपको बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा कब देखते हैं, जब फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है तो चेक करते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है, क्योंकि ग्राफ हमेशा केवल डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ केवल घटता जा रहा है। तो जो चीज़ केवल घटती जा रही है बच्चे, उसमें मैक्सिमा मिनिमा कहाँ से मिलेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे d2 ऑफ y, तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा, 2/x³ टाइप का कुछ मिलेगा, ठीक है। और 2/x³ जो होगा इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। तो ये पॉजिटिव कब होगा बेटा, जब x पॉजिटिव होगा। सोच के देखो, जब यहाँ x की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो 2/x³ पॉजिटिव होगा। और ये निगेटिव कब होगा, जब x की जगह हम निगेटिव वैल्यू रखेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर अब देखो हमको क्या पता चला कि पॉजिटिव x के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। और जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कॉनकेव अप होता है, और जब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है तो ग्राफ कॉनकेव डाउन होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा डबल डिफरेंशिएशन को, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन। और ये कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन हम ग्राफ बना करके एक आइडिया लगा चुके थे, और वहीं से हमको ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल चुका था बिना डिफरेंशिएशन किए हुए, कि फंक्शन हमारा कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ इसका कॉनकेव अप फिगर है और कहाँ पर इसका कॉनकेव डाउन फिगर है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम चाहते तो ये सारी चीज़ें निकाल करके भी फिगर बना सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे अपने अंदर आपको एक सुधार भी करना पड़ेगा। वो ये करना पड़ेगा कि हम जो ग्राफ बनाएंगे वो कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से बचने का प्रयास करें। मैक्सिमम कोशिश करेंगे, जहाँ मजबूरी होगी वहाँ तो निकालना ही पड़ेगा, बट हम कोशिश करेंगे कुछ आइडिया लगा करके भी हम ग्राफ को बनाएं। क्योंकि ग्राफ जो हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा, इस फंक्शन चैप्टर में कोई सिलेबस में ग्राफ नहीं लिखा हुआ आता है। आप IIT JEE एडवांस का सिलेबस उठा करके अगर देखो, या मेंस का सिलेबस देखो, तो उसमें आपको फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी लिखा हुआ रहेगा। कहीं पे ग्राफ लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ग्राफ सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन ग्राफ इसलिए पढ़ाया जाता है कि ग्राफ से क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकें। अब मान लो तुम ग्राफ बनाने में ही अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, और कोई बच्चा अगर ग्राफ नहीं पढ़ा होगा, वो डायरेक्ट अप्रोच लगा करके अगर किसी क्वेश्चन को कर लेता है, तो तुम पता चला जितनी देर में ग्राफ बनाओगे उतनी देर में वो जनरल मेथड से क्वेश्चन को कर लेगा। फिर तुम्हारे ग्राफ सीखने का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस ऐसे होंगे, बेसिक फंक्शंस, जैसे हम लोग हीरो हीरोइन को पहचानते हैं ना, आलिया भट्ट को कहीं देखोगे फोटो टीवी पे तो तुरंत पहचान जाओगे, शाहरुख खान को पहचान जाओगे, ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ पर हमको फंक्शन में भी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, पावर फंक्शन हो गया, रूट फंक्शन हो गया, रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया, स्टैंडर्ड जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन हैं, उनके ग्राफ हम लोग एक बार अपने दिमाग के मेमोरी में लोड करके रखेंगे, ताकि क्वेश्चन आए तो हम सीधे ग्राफ बना ले, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, ये सारा वहाँ पे हमको तामझाम करने की आवश्यकता न पड़े। तो ग्राफ पढ़ने का तभी मज़ा आएगा जब हम लोग इसको अपने मेमोरी में भी रखते चलेंगे, और बाकी कैसे वो बनेगा ये हम आपको रेगुलरली बताते रहेंगे। कभी हम जुगाड़ से बताएंगे, कभी लॉजिक लगा के बताएंगे, कभी मेथड से बताएंगे, ताकि आप उस चीज़ को, तीनों चारों चीज़ों को सीखते रहें, समझते रहें, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हर तरीके से आपका दिमाग काम करे। और ग्राफ बन जाने के बाद ना, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का अगर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा हो तो आप तुरंत बता ले जाओगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी ग्राफ बन जाने से। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे, ध्यान से सीखेंगे। अभी ग्राफ हम लोग का कोई ऐसा बहुत स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ने हैं, बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने हैं। अभी तो ये कुछ बेसिक बातें चल रही थी जिन पे हम लोगों ने चर्चा की। तो अब हम लोग का जो अगला इसमें टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन जब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे तो केवल उसका डोमेन, रेंज और ग्राफ बता के नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग पूरा लॉग, जो क्लास 11th में लॉग एज अ चैप्टर एलजेब्रा में हम लोग पढ़े हैं, वो भी यहीं पे डिस्कस कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर देंगे, और साथ ही साथ लॉग फंक्शन भी पढ़ लेंगे। तो पूरा का पूरा लॉग यहाँ पे कवर अप करेंगे हम लोग। ठीक है, और लॉग से आपके जेई एडवांस में भी रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट लॉग के एलजेब्रा से भी क्वेश्चन आते हैं, लॉग के फंक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही सेम काम हम लोग मॉड में भी करेंगे। तो लॉग का, मॉड का एक एक हम लोग वीडियो पूरा टोटली कंप्लीट बना बना के देखते रहेंगे। ये नहीं कि फंक्शन का एक पार्ट है, बोला और निकल लिया। ठीक है, वो काम नहीं होगा, यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा। तो अगला जो हम लोग का इसके बाद वीडियो आएगा वो बिल्कुल फ्रेश एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही हम लोग लॉग पढ़ लेंगे, या लॉग पढ़ के तब एक्सपोनेंशियल पढ़ लेंगे। उसके हिसाब से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।